हिमाचल प्रदेश के आगे बढ़ते हुए खास पेशकश में बात होगी ईरान और इजरायल में बढ़े हुए टकराव की। आपको याद होगा पिछले दिनों ईरान और इजरायल में भयंकर युद्ध की स्थिति थी और अब इस सब के बीच ही नेतन्याहू इन एक्शन नजर आ रहे हैं। खामेनेई को न्यूक्लियर टेंशन अब हो गई है। ये इसलिए कहा जा रहा है जब ईरान के सुप्रीम लीडर को एक बार फिर से इजरायली हमले का डर सता रहा है। ईरान के न्यूक्लियर सेंटर और न्यूक्लियर साइंटिस्ट पर इजरायली हमले का खुफिया इनपुट मिलने लगा है। ऐसे में खामेनेई ने न्यूक्लियर ठिकानों की सुरक्षा बढ़ा दी है। साथ ही साथ अपने न्यूक्लियर साइंटिस्ट को तेहरान में सुरक्षित ठिकानों पर भी भेज दिया है, जहां पर वो कड़ी सुरक्षा के बीच में रह रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या वाकई इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान पर हमले का प्लान तैयार कर रहे हैं क्या, और अगर हाँ तो इसके पीछे की वजह क्या है? आज इसी पर करेंगे बात, लेकिन पहले ताजा हालात बताती ये रिपोर्ट देख लीजिए। क्या इजराइल ईरान फिर से टकराएंगे? क्या तेहरान पर नेतन्याहू बम बरसाएंगे? क्या ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर हमला होगा? क्या महाविनाश का नया चैप्टर खुलेगा? क्या ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट पर होगा प्रहार? ये सवाल तब खड़े होने लगे जब ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को एक बार फिर इजरायली अटैक का डर सताने लगा। नेतन्याहू के खौफनाक प्लान का इनपुट मिलने लगा। ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर हमले का सायरन बजने लगा। खामेनेई को इनपुट मिला कि इजराइल एक बार फिर ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर हमला कर सकता है। ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को निशाना बना सकता है। ऐसे में ईरान ने 15 से ज्यादा वैज्ञानिकों को उनके घरों से हटाकर सुरक्षित ठिकानों पर भेज दिया। ये ठिकाने राजधानी तेहरान और उत्तरी तटीय इलाके में हैं। जहां ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट कड़ी सुरक्षा में अपने परिवारों के साथ रह रहे हैं। खामेनेई को न्यूक्लियर सेंटर और साइंटिस्ट पर हमले का डर तब सता रहा है जब कुछ दिन पहले ही नेतन्याहू ने ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को शुरू किया तो वो फिर अटैक करेंगे, ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बम बरसाएंगे। और यही धमकी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी दी थी। ऐसे में जब ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को फिर शुरू कर रहा है तो परमाणु ठिकानों के साथ ही न्यूक्लियर साइंटिस्ट की सुरक्षा भी बढ़ा दी है। ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल के टारगेट पर ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट रहे हैं। ईरान के 18 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को इजराइल मार चुका है। ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट के परिवारों पर भी हमले करता रहा है। ऐसे में न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करने का प्लान बनते ही खामेनेई ने अपने न्यूक्लियर साइंटिस्ट को सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। इसके साथ ही खबर है कि मारे गए वैज्ञानिकों की जगह अब नई पीढ़ी के ईरानी परमाणु एक्सपर्ट काम संभाल रहे हैं। जिनमें विस्फोटक तकनीक, भौतिकी और वॉरहेड डिजाइन के एक्सपर्ट्स शामिल हैं।
दावा किया जा रहा है कि ये साइंटिस्ट शाहेद मिसाइलों को परमाणु वॉरहेड के अनुकूल बनाने पर काम कर चुके हैं। यानी खतरा इजराइल पर भी मंडरा रहा है। अगर ईरान न्यूक्लियर हथियार तैयार कर लेता है तो सबसे बड़ा खतरा इजराइल के लिए बनेगा। ऐसे में नेतन्याहू सतर्क है, ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले का प्लान बना रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या मिडिल ईस्ट में फिर से महाविनाश होगा? क्या दुनिया एक बार फिर से तबाही की तस्वीरें देखेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। जाहिर सी बात है, अगर दो देशों के बीच में युद्ध की स्थिति आती है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो देश इससे प्रभावित होते हैं, इससे दुनिया के कई देश प्रभावित होते हैं। और आज का जो युग है वो युद्ध का नहीं है, ये प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं। ऐसे में ईरान इसराइल के बीच में अगर टसल बढ़ती है, अगर वाकई इसराइल की तरफ से ईरान पर हमले का डर अभी सता रहा है या फिर तैयारी हो रही है, तो चिंता वाली बात है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, साथ ही जियो पॉलिटिकल कमेंटेटर के तौर पर रंजन मुखर्जी जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। आप वायुसेना में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर, और आपने टाइम निकाला हमारे लिए। सबसे पहले यूके देवनाथ सर, इजराइल की तरफ से ईरान पर पहले भी वार हो चुके हैं, ईरान भी पलटवार कर चुका है, मामला भी पिछले कुछ दिन से शांत नजर आ रहा था, या किसी तबाही से पहले की ये शांति थी जो अभी तक का सिनेरियो नजर आ रहा है? आपको क्या लग रहा है? रचना जी, जून के महीने में जो 12 दिन का युद्ध हुआ इजराइल और ईरान के बीच में, उसका फाइनल चैप्टर लिखा अमेरिका ने, जिसमें अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर्स को भेजा और GU-57 बॉम्ब्स को गिराया, बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स को गिराया ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर। ईरान दावा करता है कि ठीक है, उससे नुकसान हुआ उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को, लेकिन इतना ज्यादा भी नुकसान नहीं हुआ कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो रुक जाए। हाँ। अब ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है क्या? ईरान टॉप मोस्ट लेवल पर, उनके राष्ट्रपति पेजेश्किन ने भी दावा किया है कि वह कोई भी न्यूक्लियर हथियार नहीं बना रहे हैं। उनका जो न्यूक्लियर रिसर्च है वो प्योरली रिसर्च पर्पज से है और मेडिकल पर्पज से है, साइंटिफिक पर्पज से है। लेकिन जब IAEA की विजिट हुई थी तो उन्होंने ये कंफर्म किया कि ईरान ने अभी तक 60% तक का यूरेनियम का संशोधन कर लिया है। अब एक न्यूक्लियर वॉरहेड बनाने के लिए जो यूरेनियम चाहिए वो 90% तक संशोधित यूरेनियम होना चाहिए। और मोसाद का ये दावा है कि बहुत जल्दी ही ईरान उस स्टेज पे पहुंच जाएगा जहां पर कि उसके पास 90% तक संशोधित प्यूरिफाइड यूरेनियम होगा। यूरोप के देश, अमेरिका बहुत दबाव डाल रहे हैं ईरान के ऊपर कि वो बातचीत के जरिए इस दुविधा को सॉल्व करें। IAEA भी चाहती है कि अगर ईरान कुछ शर्तों के लिए राजी हो जाए तो IAEA की टीम जो है वो ईरान जाएगी, और अगर ईरान सच्ची में ही दूध का धुला है तो उसको एक क्लियर सर्टिफिकेट दे देगी। लेकिन ईरान की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा है फिलहाल, क्योंकि ईरान बहुत खफा है इजराइल से, अमेरिका से और पश्चिमी देशों से भी कि 12 दिन का युद्ध क्यों किया हमारे ऊपर। अब खफा तो है, लेकिन खफा होने के साथ साथ ये भी तो साफ कर दिया था ना ईरान ने कि किसी भी तरीके से हम अपना परमाणु कार्यक्रम रोकेंगे नहीं, ये जारी रहेगा। इस बात से भी तो बेंजामिन नेतन्याहू बौखलाए हुए होंगे। नेतन्याहू जो है बहुत चिंतित नजर आते हैं। दो वजह है, एक तो अगले साल अक्टूबर में इलेक्शन है इजराइल में, तो नेतन्याहू की जो लिकुद पार्टी है वो उनका जो संसद है उसमें वो माइनॉरिटी है, नेसेट में वो माइनॉरिटी पार्टी है, लेकिन छोटी छोटी एक्सट्रीम राइट विंग पार्टीज की मदद से उन्होंने सरकार का गठन किया हुआ है। तो अगर वह ईरान को नरम करने में सफल नहीं होते हैं और हमास को खत्म करने में सफल नहीं होते हैं, तो अगले साल जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें लिकुद पार्टी को मात मिल सकती है। तो नेतन्याहू चाहते हैं कि अगले साल इलेक्शन तक या इलेक्शन से पहले हमास को जड़मूल से नाश कर दें और ईरान को भी घुटनों पर ले आएं। जहां तक जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड की बात है, E3 यूरोप के जो देश हैं, उन्होंने भी कल एक स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि अगर ईरान फिर से बातचीत करने के लिए सामने नहीं आता है
तो फिर E3 नेशंस जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड जो हैं अलग अलग छोटे छोटे सैंक्शन ईरान पर लगाना शुरू कर देंगे। नेतन्याहू जाहिर बात है इससे बहुत खुश हैं, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि इजराइल के पास 90, आकलन ये है, इजराइल ने डिक्लेयर नहीं किया कि इजराइल के पास करीबन 90 न्यूक्लियर वॉरहेड है। ऐसे में शायद ईरान अगर एक तो न्यूक्लियर बॉम्ब बना भी लेता है तो शायद इतना बड़ा खतरा नहीं है इजराइल के ऊपर, क्योंकि बना के क्या करेगा, एक दो वॉरहेड वो फेंक देगा न्यूक्लियर बॉम्ब इजराइल के ऊपर, काउंटर स्ट्राइक में इजराइल ने 90 मार देने ईरान के ऊपर। हाँ। ईरान तो 3 घंटे में धूल बन जाएगा, राख बन जाएगा। जी। और ईरान के पास जो नाराजगी की वजह है वो इससे पहले ये भी है कि इजराइल ने जिस तरीके से अटैक किया या फिर अमेरिका ने जो साथ दिया, उसके बाद ईरान वो चोट भी खाया, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह दिया कि अपना परमाणु प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम तो हम कतई रोकने नहीं वाले। लेकिन रंजन मुखर्जी जी, अगर बेंजामिन नेतन्याहू प्लानिंग कर रहे हैं ईरान पर फिर से इस तरह के अटैक की, और अगर ईरान इस बात को समझ रहा है और जानकारी ऐसी कि फिर से न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया जा सकता है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को अब छिपाया जा रहा है सेफ जगह, तो इसका मतलब क्या है और इसका मकसद क्या है? देखिए, मतलब समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड हमको देखना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले भी इस चीज का ऐलान कर चुका हूं कि इजराइल को बहुत ज्यादा सरदर्दी है 3 H से, हिजबुल्ला, हमास, हुती। ये तीनों को सपोर्ट देता है ईरान। ईरान अगर न्यूक्लियर एडेड आर्सेनल बना लेता है और सक्षम हो जाता है तो इजराइल की और साथ में अमेरिका की बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ जाए। और ये जो सपना ये देख रहे हैं कि भाई हमास को खत्म कर देंगे और हुती को भी हमने कंट्रोल कर लिया और हिजबुल्लाह को भी कंट्रोल कर लिया, ये सपना इनका अधूरा रह जाएगा। तो इसलिए इनका सरदर्द ये 3 H से है। और ईरान अगर कामयाब हो जाता है, जो अभी तक लग रहा है कि ईरान कामयाब है, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए चल रहा है और इजराइल के अटैक से बहुत ज्यादा कोई फर्क उनके इस पे नहीं पड़ा, तो इससे जो है चिंतित है इजराइल और होना भी चाहिए उनको। और पिछले हफ्ते इजराइल का एक गुप्तचर जो है, स्पाई, वो एक साइंटिस्ट के रूप में वहां पे काम कर रहा था, लेकिन वो मिला हुआ था इजराइल के साथ। उसका एग्जीक्यूशन भी ईरान ने कर दिया, वाडी का, साइंटिस्ट वाडी का। तो इसके चलते धीरे धीरे इजराइल का जो टैक्टिक्स है वो साइंटिस्टों के खिलाफ वो एक गरिला वॉरफेयर ऑन रखा है और कई साइंटिस्ट को अब तक मार दिया गया। इसीलिए ईरान इनके साइंटिस्टों को वहां से, जिस जगह से, जिस फैसिलिटीज में वो लोग काम करते थे, जिस यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते थे, वहां से सबको हटा दिया, अंडरग्राउंड कर दिया। और इनको अब पता नहीं है कि वो कहाँ पे रखे हैं। ये बहुत लोगों को ईरान के अंदर भी नहीं पता है, इजराइल को भी नहीं पता है। उनके जगह पे जिन लोगों को इन्होंने उस कार्य पे लगाया है, उन लोगों का ये यूरेनियम से या परमाणु हथियार से कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। तो इनको हाइडिंग में डाल दिया इसलिए ताकि इनका प्रोग्राम चलता रहे। और यही एक, देखिए, न्यूक्लियर वॉरहेड कोई इस्तेमाल करेगा या नहीं करेगा ये दूसरी बात है, ये एक डिटरेंट के रूप में काम करता है। आपके पास अगर न्यूक्लियर वेपन है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इस डर से आपके ऊपर कोई अटैक नहीं करता। ये देखिए, हमारे बगल वाले देश के सुरक्षा लीडर की तरह बात नहीं करते ये लोग और ये एक्शंस प्रॉपर लेते हैं। तो इसी डर से इजराइल जो है ईरान के साइंटिस्ट को पे हमला कर रहा था और अभी ईरान ने सब साइंटिस्ट को छुपा दिया। और अमेरिका के रोल को कैसे देखते हैं आप, क्या होना चाहिए? देखिए, अमेरिका करेंटली, मैं तो कहूंगा जियोपॉलिटिकली वन ऑफ द वीकेस्ट, सबसे कमजोर एक कड़ी अमेरिका की अभी है। और आई डोंट थिंक हिस्ट्री में इससे कमजोर जियोपॉलिटिक्स में अमेरिका का रोल कभी रहा है। अमेरिका का करंट जो रिजीम है मिस्टर ट्रम्प के अंडर,
वो टोटल एक व्यावसायिक तौर पे काम कर रहा है, ना कि एक वर्ल्ड लीडर के तौर पे, ना कि एक प्रॉपर डेमोक्रेसी के तौर पे। और इसको बौखलाहट भी हम कह सकते हैं। और वो ईरान के साथ वही बर्ताव कर रहा है जो इजराइल चाहता है। और इन दोनों का एक सांठगांठ से, वो भी चाहता नहीं कि ईरान से जो है कोई वास्ता किसी देश का रहे। और इसको थोड़ा सा जो बैलेंस कर सकता था अमेरिका, वो अभी नहीं कर रहा है। यानी वीकेस्ट पॉइंट पर आप अभी अमेरिका को देख रहे हैं, और ये अमेरिका की हिस्ट्री के लिहाज से आप देख रहे हैं कि वीकेस्ट पॉइंट इस टाइम है। यूके देवनाथ सर, चूंकि ईरान ने बताया कि 12 दिन जो इजराइल ने उस पर हमले किए या फिर जो अटैक किए, उससे उसकी नाराजगी बहुत ज़्यादा है। और हालांकि उन हमलों के बावजूद ईरान ने ये कह दिया था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम तो हम रोकने नहीं वाले, ये बीच में नहीं रुकेगा, ये हम छोड़ने नहीं वाले। अगर बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से फिर से एक अटैक की तैयारी हो रही है, तो ये युद्ध अगर छिड़ता है तो इस बार क्या दूर तक जा सकता है? और अगर जा सकता है, क्योंकि 10 दिन के अंदर ही इस तरह की सिचुएशन में इतना नुकसान होता है कि आप कई साल पीछे चले जाते हैं। वो ईरान में भी हमने तस्वीरें देख ली, वो इजराइल में भी जो नुकसान ईरान ने पहुंचाया वो देख लिया। अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो इन दोनों देशों के साथ साथ बाकी देशों के लिहाज से सिचुएशन क्या होगी? महाविनाश की तरफ जाएंगी ना चीजें। कोई शक नहीं है कि इस बार जो युद्ध होगा वो और भी भयंकर होगा। इजराइल की तरफ से अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जो कि इजराइल के सपोर्ट में आएगा सामने, जैसा हम पहले भी देख चुके हैं। अब अमेरिका इजराइल को खुलकर हथियार देता है। पिछली बार 12 दिन के युद्ध में देखा कि इजराइल ने किसी दिन जब हमला किया तो एक दिन में 100 एयरक्राफ्ट, 200 एयरक्राफ्ट, और एक पर्टिकुलर दिन तो ऐसा था जब एक दिन में इजराइल की एयरफोर्स ने 300 जहाजों को लॉन्च किया। ये सारे जो जहाज हैं, इनमें जो वेपन हैं वो सारे या तो लेजर गाइडेड हैं, जीपीएस गाइडेड हैं, या इनर्शियल नेविगेशन गाइडेड हैं। और ये सारे वेपन्स अमेरिका द्वारा इजराइल को सप्लाई किए गए। तो इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा कि बड़ी पैमाने पर अमेरिका से ये प्रिसीजन गाइडेड अम्यूनिशन इजराइल को मिलेंगे। ईरान की तरफ से युद्ध में कौन आएगा? ईरान की तरफ से पॉलिटिकल सपोर्ट चीन से मिल जाएगी, पॉलिटिकल सपोर्ट नॉर्थ कोरिया से मिल जाएगी। लेकिन ये दोनों देश इतने दूर हैं, सिर्फ समुद्री रास्ते से जुड़े हुए हैं ईरान के साथ, कि वो सिर्फ पॉलिटिकल सपोर्ट दे पाएंगे। समुद्री रास्ता इतना लंबा है नॉर्थ कोरिया से या चीन से ईरान तक, और वो पूरा जो है डोमिनेटेड है यूएस नेवी से। क्योंकि चाहे आप साउथ चाइना सी ले लीजिए, हिंद महासागर ले लीजिए, अरब सागर ले लीजिए, पर्शियन गल्फ ले लीजिए, सब जगह दबदबा यूएस नेवी का है। तो अगर नॉर्थ कोरिया या चीन एक जहाज, पानी के जहाज में छुपकर कुछ हथियार भेजने की कोशिश करते हैं, वो इंटरसेप्ट हो जाएगा। हाँ, रूस क्या कुछ मदद दे सकता है ईरान को? उसकी संभावना है। छोटी छोटी हथियार दे सकता है, छोटे छोटे ड्रोन दे सकता है, लेकिन रूस उससे ज्यादा कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि रूस अपने आप खुद भी नाक तक यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है। आज की तारीख में पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप अलास्का में बात कर रहे हैं। तो इस बातचीत के दौरान हमने एक चीज बहुत क्लियर देखी कि रूस की फौज पिछले 2-3 से और भयंकर हमले कर रही है यूक्रेन के ऊपर, ताकि अगर सीज फायर हुआ उसके पहले रूस की फौज ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जा करना चाहती है यूक्रेन की। तो रूस के पास भी जो टैंक के गोले हैं, आर्टिलरी शेल्स हैं, ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, इतने ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं है कि वो ईरान को दे पाए। जी, जिस तरीके से आपने ये पूरी सिचुएशन बताई और समझाई, अभी ईरान और इजराइल दोनों ही देशों पर बाकी देशों की भी निगाह टिकी हुई है। और जब भी दो देशों के बीच में युद्ध की स्थिति आती है, चूंकि भारत भी इजराइल से भी, ईरान से भी कनेक्टेड है, रंजन मुखर्जी जी, अगर ये युद्ध की स्थिति आती है तो भारत भी इससे प्रभावित होगा ही, चाहे अनचाहे किसी भी तरीके से। जी, मेरा पर्सनल ये मानना है कि भारत ऐसी एक स्थिति पे है जहां की ये मध्यस्थता कर सकता है, और हमको ये करना भी चाहिए। ईरान के साथ हमारी मित्रता आज का नहीं है, सालों का पुराना है। और इजराइल के साथ भी फिलहाल हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। हाँ। और हमारे पीएम साहब का दोनों देश के हेड से बहुत अच्छे संबंध है। तो मेरा तो ये मानना है कि हमारा विदेश मंत्रालय और स्पेशली पीएम साहब का एक रोल ये जरूर बनता है, और मेरे को लगता है कि वो जरूर करेंगे, दोनों को समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उधर से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप जो पुश करने का काम करते हैं, फिर उसका क्या?
नहीं, वो तो अलग बात है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मैं तो कह चुका हूँ ऑलरेडी। वर्ल्ड के हिस्ट्री में अमेरिका का जियोपॉलिटिकल सबसे लोएस्ट एप में अब है। हाँ। इससे नीचे जा नहीं सकता। और वो प्रूव कर दिया है, वंस अपॉन ए टाइम सुपर पावर, वंस अपॉन ए टाइम मदर ऑफ डेमोक्रेसी, वंस अपॉन ए टाइम यानी आप कह रहे हैं वीकेस्ट पॉइंट पर अभी अमेरिका है और डोनाल्ड ट्रंप की बातों को खुद अमेरिका के लोग तवज्जो नहीं दे रहे, तो बाकी देशों के लोग क्या देंगे। शुक्रिया रंजन मुखर्जी जी और साथ ही यूके देवनाथ जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए